नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। सो गाइज, आज हम बात करने वाले नर्सिंग रिसर्च के कौन कौन से ऐसे सवाल है जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी इतनी ज्यादा डिमांड थी इन क्वेश्चंस की, इसलिए मैंने फोर्थ ईयर के जो क्वेश्चंस है वो तैयार किए हैं नर्सिंग रिसर्च से। कि मुझे पता है ओबीजी कम्युनिटी थोड़ी बहुत पढ़ना चालू कर दी होगी, लेकिन ये रिसर्च और मैनेजमेंट थोड़ा आपको ज्यादा दिक्कत करती है। इसलिए रिसर्च से चालू करते हैं। और रिसर्च पढ़ने का फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट रूल ध्यान रखना कि हमेशा सीक्वेंस से पढ़ना। ऐसे मत लेके बैठना कि 5 यूनिट पहले खोल दी, और ट्राई करना कि इसको एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ो। मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब 2000 ये जो 25 वाला पेपर हुआ था, 25 वाले पेपर में क्या सीन हुआ था कि आप अगर उस पेपर को देखोगे तो आपको लगेगा यार इसने तो पूरी ही रिसर्च उठा के दे दी। वो इतना बड़ा लेंथी पेपर उन्होंने दिया था जिसमें लगभग लगभग रिसर्च पूरी कवर कर गई थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि जहां कहीं भी किसी ने भी कोई क्वेश्चन बताए हैं वो सभी आए हैं। बट अब मैं कुछ अच्छे टिप्स के साथ आपको आज बता देता हूँ कि रिसर्च को कैसे कवर करना है, रिसर्च का सारा फंडा है वो कैसे होगा। सो गाइस, चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। ठीक है, देखिए लास्ट की यूनिट्स ही इसमें कुछ कुछ बड़ी है, बाकी सारी छोटी छोटी यूनिट्स है। तो सबसे पहले देखो, हमें ना स्टार्ट करनी है डेफिनेशन। यूनिट फर्स्ट के अंदर हम सिर्फ पढ़ेंगे रिसर्च है क्या, रिसर्च का मतलब क्या होता है, अच्छी रिसर्च क्या होती है, ठीक है, कौन कौन से स्टेप हैं जो हम फॉलो करते हैं, तो और रिसर्च की जरूरत क्यों पड़ती है नर्सिंग में। तो इन्हीं 4-5 सवालों के इर्द गिर्द घूमता है और इनसे ही निकल के एक बड़ा सवाल बना फिरा के पूछ लेते हैं। सो ये वाला फंडा, ये वाले जो टॉपिक्स है फर्स्ट, ये तो आप देख ही लेना कि भाई ये जो चीजें हैं इनको तो आपको पढ़ना ही है कि जो रिसर्च की डेफिनेशन क्या है, नर्सिंग रिसर्च की क्या है। और ध्यान रखिएगा, जो भी डेफिनेशन आप पढ़ते हो हमेशा किसी पर्टिकुलर ऑथर की डेफिनेशन पढ़ा करो और उससे फिर सारा काम किया करो। देन नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, हालांकि इसमें कुछ भाई एक्स्ट्रा अगर आप पढ़ना चाहो तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस नाम करके टॉपिक है और टाइप ऑफ रिसर्च है, ये भी आपको पढ़ लेना है। अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड यूनिट जो हमारी है वो है रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च क्वेश्चन, जहां पे हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाते हैं। मतलब कि हम रिसर्च कर किस चीज पे रहे हैं उस टॉपिक को घुमा फिरा के भाई प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोलते हैं। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे बनता है, ठीक है, तो उस रिसर्च प्रॉब्लम की डेफिनेशन होनी चाहिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट की डेफिनेशन होनी चाहिए, और गुड रिसर्च प्रॉब्लम के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। और देन अगला एक इसमें टॉपिक आता है हाइपोथेसिस क्या होती है और इसके टाइप क्या हैं। देन अगला है कि थियोरेटिकल और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में क्या क्या डिफरेंस होता है। अब अगर आप मुझे पूछोगे कि भाई इसके अंदर कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में अलग से, तो मैं आपको बोलूंगा कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट नाम की चीज को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना और हाइपोथेसिस की डेफिनेशन देख लेना, बाकी आपका काम लगभग लगभग हो जाएगा। आप जब पूरी रिसर्च पढ़ोगे तभी आपको चीजें समझ में आ जाएगी। अब जो थर्ड यूनिट है, इसका एक सवाल आना फिक्स होता है। तो और फिक्स होता भी क्या है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या है, इसके अराउंड की चीजें पूछ लेते हैं। जैसे क्या है, डेफिनेशन पूछ लेते हैं, इसके टाइप क्या होते हैं वो पूछ लेते हैं, क्या पर्पस है, मेन स्टेप, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेप। तो अगर आपके सामने रिव्यू ऑफ लिटरेचर आ जाए तो एक अच्छे से फ्लो चार्ट के साथ इसके जो स्टेप्स हैं वो जरूर याद कर लेना। इसलिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर में जो स्टेप वाला टॉपिक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखो, कई बार ना मुझे बच्चे बोलते हैं कि आपने इतनी सारी चीजें लिखी हैं, तो भाई इतनी सारी चीजें लिख के मैंने आपको भेजी नहीं है, मैं साथ ही साथ एक वीडियो भी आपको इसलिए प्रोवाइड करवाता हूँ ताकि आपको उन सब टॉपिक्स में से भी समझ में आ जाए कि कौन सी चीज कहाँ एग्जिस्ट करती है। अगर मैं किसी फॉरेनर को भाई आके ये बोल दूं कि भाई तुम्हें ना जोधपुर जाना है, तो वो नहीं समझेगा जोधपुर। लेकिन अगर मैं उसे इंडिया का मैप बताऊं और इंडिया के अंदर राजस्थान बताऊं और राजस्थान के अंदर ये बताऊं कि तुझे इस जगह पे जोधपुर में जाना है, तो ये लिटिल बिट इंटरेस्टिंग होगा और आसान हो जाएगा। मैं वही तरीका यूज कर रहा हूँ आपके साथ भी। सामने सिलेबस का मोस्ट ऑफ पार्ट लिखा है, उसमें से मैं आपको चीजें बता रहा हूँ कि किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, जो ज्यादा घुमाती है, जो ज्यादा लिखने के लिए वो रहेगी। अब देखिए, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में कुछ छोटे सब टॉपिक्स हैं जैसे सिनहेल करके, कोक्रेन करके। तो इन चीजों के बारे में देख लेना है कि ये होते क्या है और इनका नॉलेज कहाँ से मिलेगा, स्लाइड शेयर से मिलेगा। स्लाइड शेयर ढूंढो, मतलब गूगल पे डायरेक्ट सर्च करो और पीछे स्लाइड शेयर फॉर नर्सिंग लिख दो, आपके सामने एक बहुत ही बेस्ट पीपीटी आ जाएगी। देखो, नेक्स्ट जो यूनिट है वो है रिसर्च अप्रोच और रिसर्च डिजाइन। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट यूनिट है यहाँ पे, जिसका बड़ा सवाल जरूर बनता है। अब इस बड़े सवाल के अंदर जो डिफरेंसेस वाले क्वेश्चंस आते हैं, जैसे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव स्टडी है उसके अंदर, या क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन के बीच का डिफरेंस पूछ लेता है। जो एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है उसके बीच का डिफरेंस पूछ लेता है। एक्सपेरिमेंटल के टाइप पूछ लेता है, नॉन एक्सपेरिमेंटल के टाइप पूछ लेता है। अब देखो, नॉन के बहुत कम सवाल आते हैं, नॉन के बहुत कम आते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटल के बहुत ही ज्यादा सवाल आते हैं। एक्सपेरिमेंटल को बहुत ही अच्छे से पूछते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल वाले को इन डेप्थ भी पढ़ लेना है। ठीक है। अब जो नॉन एक्सपेरिमेंटल में जो सब टॉपिक्स आते हैं उनमें क्या होता है कि छोटे छोटे कुछ कुछ टॉपिक्स पूछ लेते हैं, जैसे फिनोमेनोलॉजिकल स्टडी है ना, एक्सवाइजेड इस टाइप के। तो उनमें ज्यादा डिटेल और बारीक में नहीं जाएंगे तो भी अपना काम हो जाएंगे।
लेकिन तुम्हें ना रिसर्च पढ़ रहे हो तो इस क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का डिफरेंस और एक्सपेरिमेंटल नॉन एक्सपेरिमेंटल का डिफरेंस आना चाहिए। इसलिए ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है और ये वन ऑफ द इसका कोर है, ठीक है, जहां से चीजें बनेगी, जहां से चीजें आएगी। देन अगली एक और यूनिट, सैम्पलिंग और डाटा कलेक्शन। थोड़ी सी आसान लगती है ये यूनिट, क्योंकि इसमें सैम्पलिंग प्रोसेस, सैम्पलिंग टेक्निक्स, सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है सैम्पलिंग टेक्निक्स। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि नया सवाल अगर आएगा तो वो आएगा मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, क्योंकि रिसर्च के इतने फ्रिक्वेंट रिपीटेड क्वेश्चंस हो गए हैं कि एग्जामिनर भी थक गए हैं। तो डाटा कलेक्शन के मेथड्स थोड़े से पढ़ लेना, हालांकि सीईटी में कहीं ना कहीं आपने पढ़े भी होंगे। देन अगला है प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, मतलब ये इसी का ही पार्ट है। तो थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ लेना है आपको, सैम्पलिंग टेक्निक्स को। बाकी इसका कोई हिस्सा ज्यादा कुछ खास नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं। देन अगला है एनालिसिस ऑफ डाटा, मतलब कि डाटा एनालिसिस की अच्छी सी डेफिनेशन देखनी है और इसके स्टेप देखने की, कौन कौन से स्टेप से होकर हमें चलना पड़ता है। ये चीज कब काम आती है, जब आपके सामने लिखने की, मतलब देखो रिसर्च क्या है, पूरा एक स्टोरी वाइज है कि भाई, या स्टोरी वाइज जैसे पहले हम जब छोटे थे तब हम एक, जब हम गद्यांश लिखते थे, जब हम पैसेज लिखते थे, तब हम ऊपर प्रस्तावना से चालू करते थे, फिर हम उसके बीच के सब टॉपिक्स लिखते थे और लास्ट में हम उपसंहार लिखते थे। उसी तरीके से रिसर्च भी क्या है कि जीरो से स्टार्ट होती है और धीरे धीरे कुछ सब टॉपिक्स में डिवाइड हो जाती है और उसकी कैलकुलेशन तक जाती रहती है, स्टैटिक्स में बदल जाती है बाद में जाके। तो उन्हीं यूनिट्स को ही एक तरीके से भाई चैप्टर बना बना के शो कर दिया है, उन्हीं जो स्टेप है उनको। अब नेक्स्ट जो अपना यूनिट है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में देखो क्या सीन है कि मीन मोड मीडियन है ना, वो आना चाहिए। और अगर तुम थोड़ा प्रो हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीख लो, इससे ज्यादा कुछ मत सीखो। और मीन मोड मीडियन के भी इजी क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो करना सीखो, क्योंकि 5 में से एक ऑप्शनल आएगा। अब देखो कोई बोलते हैं कि भाई हमने कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना सीखा है, बट कोई मतलब नहीं है, बस फॉर्मूला याद कर लो। क्यों मतलब क्यों नहीं है कि इतनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन तुम सटीक वहां नहीं कर पाओगे एग्जाम में बैठ के, फालतू टाइम चला जाएगा। मीन मोड मीडियन तक ठीक है कि तुम कर लोगे। अब देखो हमेशा ये एक चीज और ध्यान रखना, मीन मोड मीडियन जस्ट निकालना नहीं है, उसको रिप्रेजेंट करना है। मीन की डेफिनेशन, कौन कौन से स्टेप है उनको अंग्रेजी में कुछ टॉपिक्स बना के लिखना है। मैथमेटिकल न्यूमेरिकल्स है, जो हम वो नंबरिंग कर रहे हैं या फिर जो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, उसके स्टेप्स को भी लिखना है कि अब हमने यहाँ पे इनको क्रॉस किया है, अब हमने इनको ऐड किया है, इनको सबको सम किया है। इससे क्या है कि हमारे पेज ज्यादा भरेंगे। और ध्यान रखना, अगर तुम्हारे सामने 5 सवाल आते हैं बड़े बड़े और 40 पेज की कॉपी आती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हें उसमें डिवाइड करके जितने पेज तुम्हें भरने हैं, मतलब 5 सवाल आ रहे हैं 40 पेज की, तो एटलीस्ट तुम्हें 8 पेज भरने हैं। ठीक है, 8 पेज एक सवाल में भरने हैं। और हमेशा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना सीखना, बहुत फायदा मिलता है, बहुत फायदा मिलता है। अब देखो जो टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं इस स्टैटिक्स में, वो जैसे भाई स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, टाइप ऑफ एरर, ये एरर का सवाल आ सकता है, ध्यान रखना, टाइप्स ऑफ एरर। देन कुछ टेस्ट है वो पूछ सकता है, बहुत वो थक गया है मीन मोड मीडियन पूछ के, या तो वो उसी को ही फॉलो करेगा या फिर स्टैटिक्स से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाएगा। तो इसमें वो पूछ लेगा टी टेस्ट किसे कहते हैं, एनोवा टेस्ट किसे कहते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट किसे बोलते हैं, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक में डिफरेंस बता दो, डेस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल स्टैटिक्स में फर्क बता दो। और इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक, काई स्कोर और टी टेस्ट, ये 3 चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब इसके बाद एक और टॉपिक है जो मैंने ना यहाँ अलग से लिखा है, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी। ये ऐसा क्वेश्चन है जो लगभग लगभग फिक्स है, रिसर्च का फिक्स क्वेश्चन है कि हर एग्जाम में आता ही है। घूम फिर के वो कहीं ना कहीं पूछेगा, और मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कहीं ना कहीं तुम्हें इस चीज को मेंशन कर भी देना है पूरे पेपर में, चाहे क्वेश्चन आए नहीं आए, कहीं किसी टॉपिक के साथ एडजस्ट कर देना। ये लिखा हुआ ही बहुत अच्छा लगता है। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी बहुत प्रोफेशनल वर्ड्स हैं। अब अगली यूनिट है कम्युनिकेशन और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही है कि भाई आपने अब सब कुछ बना दिया है, उसको जनरलाइज कैसे करोगे, रिसर्च रिपोर्ट कैसे बनाओगे, ठीक है, मतलब कि रिसर्च फाइंडिंग्स को, इनको बस मतलब छोटे क्वेश्चंस के तौर पे पूछा जाता है। तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं है कि भाई बस हमें यही है कि जो हमने रिसर्च बना लिया उसको कम्युनिटी में या लोगों पे अप्लाई करना है। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एथिक्स इन नर्सिंग रिसर्च। इसको थोड़ा अच्छे से कर लेना, ये काम भी आता है, क्योंकि आजकल एथिकल जो डायलेमास होते हैं उनमें बहुत जरूरी है एथिकल नॉलेज होना। सो ये एथिक्स इन नर्सिंग रिसर्च थोड़ा अच्छा टॉपिक है, 4 नंबर के हिसाब से तैयार कर लेना। अब कुछ मैं आपको वो ऐसे सवाल बता देता हूँ जो आपको तैयार करने ही हैं, है ना। तो वो क्वेश्चंस है फिक्स क्वेश्चंस में से, जैसे रिसर्च की डेफिनेशन, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, पायलट स्टडी, मैंने ऊपर मेंशन नहीं किया, मैं भूल गया हूँ, पायलट स्टडी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सपेरिमेंटल वर्सेस नॉन एक्सपेरिमेंटल में डिफरेंस, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में डिफरेंस, सैम्पलिंग टेक्निक्स को पढ़ना है, मीन मोड मीडियन को पढ़ना है, ठीक है, और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन को अच्छे से पढ़ना है।
ये टॉपिक्स अगर आपने कर लिए तो आप रिसर्च में पास तो हो ही जाओगे, और अगर जो मैंने ऊपर बताए हैं उनको थोड़ा-सा अच्छे से फॉलो कर लिया तो बाकायदा आप टॉपर बनोगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। बाकी देखिए मेरे टाइम पे या मैंने जिन लोगों को देखा है जिनके रिसर्च में अच्छे नंबर आए हैं, उन्होंने कैसे तरीके अपनाए उन पे थोड़ी-सी चर्चा करते हैं। बहुत प्रैक्टिकल बात है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रूरी नहीं है कि अगर तुम स्टैटिक्स का सवाल है, मीन मोड मीडियन का सवाल है, उसे तुम करो ही। अगर ऑप्शनल में कोई दूसरा सवाल है तो कोई ऐसी बात नहीं है, तुम वो दूसरा भी अटेंड कर सकते हो। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने स्टैटिक्स का सवाल नहीं करके थ्योरी वाला क्वेश्चन किया और उनके अच्छे नंबर आए। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक तरीके का मिथ है। सो इन पे कोई फोकस नहीं करा, बस तुम्हें जो कंपल्सरी वाले हैं वो तो करने ही हैं, बाकी जो 4-5 जो भी तुम्हारी चॉइस के हैं वो। बस और चीज़ ध्यान रखना, जितने अच्छे फ्लो चार्ट्स होंगे मज़ा आ जाएगा। फ्लो चार्ट्स, टेबल्स ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्च में। तो तुम है ना टेबल्स तो कहीं न कहीं हर एक क्वेश्चन में एक-एक बना के आना। एक और काम करना, कहीं पे भी तुम्हें कोई चीज़ दिखे ना, मान लीजिए एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल पूछ लिया तो उनके डिफरेंसेस क्रिएट करके आ जाना। बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंसेस। रिसर्च में क्या है कि भई 2 चीज़ों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। तो जब तुम एग्ज़ामिनर को वहाँ बैठ के किसी टेबल फॉर्म में डिफरेंस समझाओगे अलग से एक-एक, 2-2 हाइलाइटेड पॉइंट के साथ, तो मज़ा आएगा। एक ना हमेशा एक चीज़ फ़ॉलो किया करो, बहुत ज़्यादा लिखने में मत रहो, मगर थोड़ी-थोड़ी चीज़ें करके सारी चीज़ें लिखो। थोड़ा-थोड़ा करके सारी चीज़ें लिखने की कोशिश करो। जैसे अगर मेरे सामने 8 पेजेज़ हैं और मुझे उस पे एक पूरे सवाल पे काम करना है, तो उन चीज़ों को तोड़-तोड़ के अलग-अलग सब टॉपिक्स में लिखो। सब टॉपिक्स में जितना लिखोगे उसमें उतना तुम्हें मज़ा आएगा, तुम्हें पॉइंट्स भी ज़्यादा मिलेंगे, तुम्हें सोचने का समय भी मिलेगा, नंबर भी ज़्यादा मिलेंगे, फ्लो चार्ट्स भी ज़्यादा बनेंगे। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, कई बार बच्चे ना बोलते हैं यार फ्लो चार्ट बना दी, टेबल बना दी, फिर भी नंबर नहीं है। नंबर नहीं आते, वजह ये है कि तुम जो फ्लो चार्ट बना के आते हो वो समरी है। हमें एग्ज़ाम में थोड़ा-सा तो फ़ोकस्ड मतलब कि थोड़ी कुछ लाइन्स लिखनी पड़ेगी। तो हमेशा जो अपना फ्लो चार्ट है उसको कोशिश किया करो 5-10 लाइन में एक्सप्लेन करके आ जाओ। तुमने कुछ भी फ्लो चार्ट बनाया है, उस फ्लो चार्ट को थोड़ा-सा अच्छे से एक्सप्लेन करके आया करो, नंबर देखना अच्छे आएँगे, नंबर अच्छे आएँगे। 2 पेन की ट्राई कर सकते हो, फाइनल ईयर है, बैक मत लगने देना, आगे बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर करने हैं, नर्सिंग ऑफ़िसर बनना है, तो फाइनल ईयर की बैक तुम्हें 1 साल के लिए पीछे कर देगी। अब तक तो ठीक है चल जाता, लेकिन अब नहीं चलेगा। और रिसर्च जैसा टॉपिक है, थोड़ा-सा बोर करेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसको पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, 1 टू एंड तक चलते रहो। एक पेपर पर सारे स्टेप्स लिखते जाओ, और कभी अगर तुम बैठे रहो फ्री तो किसी की रिसर्च देखो कि किसी ने किस तरीके से रिसर्च बनाई थी। ठीक है? कई सारी टर्मिनोलॉजीज़ भी पूछ लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 1-2 टर्मिनोलॉजीज़ भी ऐड की है जैसे, बाकी लगभग तो आपकी उसमें कवर हो जाएगी। एक वेरिएबल की और सेंट्रल टेंडेंसी की टर्मिनोलॉजी देख लेना, बाकी सारे मैंने यहाँ कर दिए हैं, और ये जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगा। देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, सही लगते हैं, तो इन पे फ़ोकस करिएगा, और बाकी मैंने यहाँ पे आपको बता ही दिया है, इस तरीके से फ़ॉलो करना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। नेक्स्ट वीडियो जब मैं मैनेजमेंट, ओबीसी और कम्युनिटी के लिए लेके आ रहा हूँ।